मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन करेंगे, ग्राफ्स करेंगे। आज के अल्टरनेट में हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे और कल के अल्टरनेट में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ये दोनों सेक्शंस जो है वो 12th को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। हालांकि 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, लेकिन जब आप 12th का कैलकुलस पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा। उसी के टर्म में पूरा कैलकुलस लिखा हुआ है, इसलिए कल के अल्टरनेट वाला वीडियोस भी 12th के बच्चे जरूर देखेंगे। और जहाँ तक ग्राफ्स का बात है तो ग्राफ इतना इम्पोर्टेंट है कि वो जिसको भी ग्राफ यूज़ करने आता है उसको आईएसी में हमेशा से एडवांटेज है। जिस तरह से महाभारत का युद्ध लड़ा गया था उसमें श्री कृष्ण जो है बिना हथियार उठाए उस युद्ध के नायक थे। उसी तरीके से पूरा कैलकुलस या पूरा मैथमेटिक्स का नायक जो है ना वो ग्राफ ही है। हालांकि बहुत सारे बच्चे जो है ग्राफिटिकल अप्रोच से पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि ग्राफिटिकल अप्रोच डिफरेंट अप्रोच होता है। लेकिन जैसे ही आपको ग्राफ मालूम होता है ना, वह आप उस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ एक्स्ट्रा जानने लगते हैं, बहुत सारे चीज़ आप फिगर आउट करने लगते हैं और जो चीज़ें 10 मिनट में बननी चाहिए वो 1-1.5 मिनट में बनने लगता है। तो ग्राफ आपको पढ़ना चाहिए। चूंकि ग्राफ फंक्शन और रिलेशन से रिलेटेड है और ना आप ढंग से फंक्शन जानते हैं ना रिलेशन जानते हैं, फिर भी हम आपको पूरा कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफ्स के बारे में जानें और इसके बाद जो बचे हुए चीज़ें हैं या इसका यूज़ करना हम आपको कैलकुलस में सिखाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस। देखिए, आप फंक्शन और रिलेशन अभी जानते नहीं है क्योंकि वो कैलकुलस में पढ़ाने को है। ठीक है, हम हल्का फुल्का चीज़ें आपको बताते हैं, उसका धीरे धीरे आप चीज़ों को ज़्यादा समझेंगे। ठीक है, y और x के बीच में जो रिलेशन होता है ना, y और x के बीच में जो टर्म्स लिखे हुए होते हैं वो या तो फंक्शन होता है या रिलेशन होता है। स्पेशली डिफाइंड रिलेशन को ही फंक्शन करते हैं। तो y बराबर fx अगर दिया हुआ है, ठीक है, इज ए फंक्शन और रिलेशन, ठीक है, विच इज वेल डिफाइंड, ठीक है, जो कि अच्छी तरीके से रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है, तो उसका कुछ ना कुछ चित्र जरूर बनेगा। अगर वो डिफाइंड है तो उसका कुछ ना कुछ चित्र जरूर बनेगा। जैसे अगर डिफाइंड है वो फंक्शन, तो इस तरह से कुछ चित्र बन सकता है। अब इस तरह से कोई चित्र बनेगा तो इस पे अगर कोई पॉइंट P होगा x, तो fx होगा, x और fx। x बाई आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं ना, बाई के जगह तो fx लिखा हुआ है तो x और fx होगा। और जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये जो लेंथ है वो fx कहलाएगा और ये जो लेंथ है ना वो x होगा। जैसे इसी चीज को फिर से देखिए, जैसे ये है, इसमें बाय द वे एक पॉइंट है A और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। अगर ये डिस्टेंस A होगा तो ये डिस्टेंस FA होना चाहिए। y बराबर fx का अगर ये फंक्शन या रिलेशन है तो, और ये A FA हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए, आप ध्यान से चीजों को समझेंगे। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट P
P है और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, ये लेंथ अगर बाय द वे 1 है तो ये लेंथ अपने आप F1 हो जाएगा और इसको 1F1 लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, जहाँ कि ये एक्स एक्सिस ठीक है। अगर इसी चित्र को फिर से ध्यान से देखिए, यहाँ पे P है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किए तो यहाँ 2 होता तो ये F2 हो जाता इस तरह से। ये x है और ये fx है और x और fx है, तो ये जो x वाला जो लेंथ है ये इसको हम लोग प्री इमेज कहते हैं और ये जो लेंथ है ना उसको हम लोग इमेज कहते हैं। x प्री इमेज कहलाएगा और fx जो है ना वो इमेज कहलाएगा। ये प्री इमेज और ये इमेज, ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखिए आप लोग 3-4 कलर का स्केच या पेन का यूज करेंगे और सादा कागज का यूज करेंगे A4 पेपर का चित्र बनाने के लिए, ठीक है। थोड़ा एफर्ट लगाएंगे, आप बहुत एंजॉय करेंगे चित्र बनाने में। जैसे देखिए बाय द वे ये चित्र है, ये ग्राफ y बराबर fx का, तो x के कंटेक्स्ट में देखिए ना, तो ये पोर्शन x एक्सिस के ऊपर है, ध्यान रखिए ये पोर्शन, ये पोर्शन x एक्सिस के नीचे है और ये पोर्शन x एक्सिस को कट किया है। इस पोर्शन में y पॉजिटिव होगा, x एक्सिस के ऊपर का मतलब y पॉजिटिव, ये जो पॉइंट है यहाँ पे y 0 होगा और ये जो पॉइंट है लाल वाला जो पोर्शन है उसमें y 0 से छोटा होगा, ठीक है। फिर से इसी चीज को देखिए, ध्यान से देखिए फिर से इसी चीज को, ये चित्र है। अब हम y एक्सिस के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो पोर्शन है वो y एक्सिस के राइट साइड है और ये पोर्शन y एक्सिस के लेफ्ट साइड है और ये पोर्शन यहाँ पे ये कट किया है y एक्सिस को। अब यहाँ पे इस पोर्शन में x पॉजिटिव है, ये पोर्शन जो है उसमें x नेगेटिव है और जहाँ पे कट किया है वो x 0 के बराबर है, ठीक है। किसी भी फंक्शन में अगर चित्र बना रहे हैं, आप फंक्शन रिलेशन सब पढ़ेंगे। कैलकुलस का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन तो फंक्शन ही है और काफ़ी लंबा सेक्शन है, 1-1.5 महीने का सेक्शन है, उसमें बहुत सारे टर्म्स बताए जाएंगे। अभी हम उस टर्म्स को पढ़े नहीं है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको चीज़ें मुश्किल नहीं लगे,
ठीक है। और जब आप फंक्शन पढ़ेंगे तो चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे। अगर कोई चित्र बना है, बाय द वे मान के चलिए इस तरह से किसी फंक्शन का चित्र है, तो ये आप कंटिन्यूअस फंक्शन है और ये आप बाई एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन डालिए, एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन और बाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन। ये जो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगा ना, वो सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स होगा, यानी प्री इमेजेस का सेट होगा। और ये जो पोर्शन बाई एक्सिस पे जा रहा है वो सेट ऑफ इमेजेस होगा। ठीक है। ये जो फंक्शन है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन डोमेन कहलाएगा। ठीक है। और ये पोर्शन कोरस्पॉन्डिंग रेंज कहलाएगा। आप देख लीजिए, इसमें x लाई कर रहे हैं और इसमें y लाई कर रहे हैं। जैसे पी एक्स एफ एक्स है ना, y बराबर एफ एक्स, तो इसमें देखिए x इसमें लाई कर रहा है और y इसमें लाई कर रहा है। ये देखिए इस पोर्शन, ठीक है। y बराबर एफ एक्स है तो डोमेन के केस में a से b लिखते हैं और फंक्शन is a rule by which each element of A is uniquely related to elements of B। ठीक है। और A is called domain, B is called codomain। ठीक है। X belongs to A, Y belongs to B। ठीक है। X belongs to A यानी कि एलिमेंट of is called pre-image and corresponding element of X in B is by called image of X and set of images of X is called range of function denoted by FA और नोट देखिए, फंक्शन वास्तविकता में एक नियम है, एक नियम है जिसके तहत किसी सेट A का एलिमेंट सेट B के एलिमेंट से यूनिकली यानी किसी विशेष तरीके से एक दूसरे से कोरिलेटेड रहता है। सेट A का एलिमेंट सेट B के एलिमेंट से कोरिलेटेड रहता है। सेट A के एलिमेंट को हम लोग डोमेन कहते हैं और
मतलब सेट ए जो है ना उसको हम लोग डोमेन करते हैं, उसके एलिमेंट को हम लोग प्री इमेज करते हैं, और सेट बी जिसमें वो रिलेशन जा रहा है उसको हम लोग को डोमेन करते हैं। इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे जब फंक्शन पढ़ेंगे, तो जब फंक्शन में बताएंगे ना तो इसमें डोमेन और को डोमेन के बारे में बताएंगे। चूँकि बार बार फंक्शन शब्द का यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम आपको ये एक छोटा सा कोटेशन लिख दिए हैं, लेकिन ये कोटेशन जो है ना वो आपको फंक्शन में डिटेल से समझाया जाएगा। ये बहुत बड़ा टर्म है तो अभी यहाँ बता पाना बड़ा मुश्किल है। हम सिस्टमेटिक तरीके से कैलकुलस जब पढ़ाएंगे उस समय आपको बताएंगे। बस अभी आपको याद रखना है कि फंक्शन एक नियम है, और वो ऐसा नियम है जिसमें एक सेट ए सेट बी के साथ को रिलेटेड रहता है। एक सेट ए बी के साथ रिलेटेड रहता है, ठीक है। सेट ए का जो एलिमेंट है वो, ठीक है, सेट ए का एलिमेंट जो है वो सेट ए जो है वो डोमेन कहलाता है, उसका एलिमेंट प्री इमेज कहलाता है। सेट बी जिसके साथ को रिलेटेड है वो सेट को डोमेन कहलाता है, ठीक है। और जो एलिमेंट एक्स है उसको इमेज कहते हैं, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा ना उसको जो ए का एलिमेंट है उसको प्री इमेज कहेंगे, और उसके साथ को रिलेटेड जो एलिमेंट होगा ना उसको हम लोग इमेज कहते हैं, ठीक है। और इमेज का जो सेट है ना वो मिलकर के रेंज बनाता है। रेंज और को डोमेन में अंतर होता है, को डोमेन में ही रेंज लाई करता है, ठीक है। तो ये हम लिखें, इसका मतलब क्या है कि वास्तविकता में फंक्शन एक चक्की है या कोई एक मशीन है जिसमें हम लोग जब x इनपुट करते हैं तो उसका आउटकम y आता है, और ये जो मशीन है वो फंक्शन है। इसको हम लोग x को हम लोग इनपुट बोलते हैं और y को हम लोग आउटपुट बोलते हैं। और पूरा दुनिया का जितना भी मशीनरी है वो सब इसी कॉन्सेप्ट पे चालू होता है। हम कुछ ना कुछ उसमें इनपुट करते हैं, जैसे चक्की है तो उसमें गेहूं इनपुट करते हैं, आटा करस्पॉन्डिंग निकलता है। जैसे जूसर है तो उसमें कोई फल डालते हैं करस्पॉन्डिंग, उससे जूस निकलता है। तो ये जो फंक्शन जो है ना वो मशीन का काम कर रहा है, यानी फंक्शन एक नियम है। जैसे फंक्शन एक कैलकुलेटर है, और अगर फंक्शन कैलकुलेटर है एक्स स्क्वायर का, बाय द वे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का, तो 1 डालते हैं तो 1, 2 डालेंगे तो 4, 3 डालेंगे तो 9। और इसका अपना बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ से 1 डालेंगे तो यहाँ 1 निकलेगा, 2 डालेंगे तो 4 निकलेगा, 3 डालेंगे तो 9 निकलेगा। और इसका बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है जो डिटेल से आपको हम कैलकुलस में बताएंगे। यानी कि आपको फाइनली यही समझना है, फंक्शन एक नियम है। फंक्शन इज अ रूल बाय विच ईच एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिकली रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ बी, जिसमें ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट से यूनिकली रिलेटेड होता है। यूनिकली रिलेटेड होता है, इस टर्म का भी अपना महत्व है जो कि हम फंक्शन में पढ़ेंगे। बस आपको यही अभी समझना है कि फंक्शन एक नियम है जिसके तहत सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से यूनिकली रिलेटेड रहता है। सेट ए को हम डोमेन बोलते हैं, सेट बी को को डोमेन बोलते हैं। और एक्स का जो एलिमेंट होता है, ए का एलिमेंट एक्स जो है उसको हम प्री इमेज कहते हैं। प्री इमेज से जो को रिलेटेड, जैसे 2 से को रिलेटेड 4 है तो 2 को हम प्री इमेज कहेंगे और 4 को हम लोग इमेज कहेंगे, ठीक है। और इमेज का जो सेट होता है, जैसे जितना भी बाई का जो सेट है वो मिल करके रेंज क्रिएट करेगा, और एक्स का सेट मिल करके डोमेन क्रिएट करेगा। एक्स का सेट डोमेन और बाई का सेट मिल करके क्या इमेज क्रिएट करेगा। नोट कीजिए। A function defined or नोट। ग्राफ के थ्रू हम कैसे पता करेंगे कि एक फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है, ठीक है।
जैसे एक सर्कल का चित्र बना हुआ है, एक सर्कल का, ठीक है। हम एक्स एक्सिस के बाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बाई एक्सिस के पैरेलल, और अगर वो लाइन चित्र को यानी ग्राफ को एक से ज्यादा बिंदु पे कट करेगा, तो देखिए एक एक्स के लिए एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही बाई होना चाहिए, लेकिन इस चित्र में एक से ज्यादा बाई हो गया है, ठीक है। तो एक एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग दो बाई हो गया, तो फंक्शन नॉट डिफाइंड, ऐसा स्थिति में फंक्शन क्या होगा, फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। अगर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो ऐसा नहीं है कि ये चित्र गलत है, वो एक नया नाम से जाना जाएगा जिसको रिलेशन करते हैं, और फंक्शन भी रिलेशन ही है, ठीक है। हर फंक्शन रिलेशन है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये सही है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने के लिए ये जरूरी है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं भी हम लाइन खींचे तो वो लाइन एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे तो वो लाइन किसी भी स्थिति में वो चित्र को एक से ज्यादा जगह पे कट नहीं करने चाहिए। फिर से एक उदाहरण देखिए, फिर से देखिए, इस बार देखिए, हम इस चित्र को लेकर के चल रहे हैं। अब इस चित्र को देखिए, आप ड्रॉ करते चले जाइए। क्या एक्स एक्सिस बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन इसको एक से ज्यादा बिंदु पे कट किया है, सिर्फ एक बिंदु पे कट किया है। देखो जहां भी कट किया, जहां आपको डाउट हो सब जगह चेक कीजिए। तो ऐसा स्थिति में फंक्शन डिफाइंड, ऐसा स्थिति में ये फंक्शन डिफाइंड है। कॉरस्पॉन्डिंग देखिए, जैसे आप लोग लापरवाही बरतते हैं ना, कई बार चित्र जो है हड़बड़ा करके बना देते हैं। बाय द वे, अगर आप हड़बड़ा करके बना रहे हैं और ये चित्र हल्का सा ऐसे बन गया, लगता है थोड़ा समथिंग डिफरेंट हम लोग कर देते हैं, ऐसा आपके मन में विचार आता होगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचिए, एक दो, क्या ये फंक्शन डिफाइंड है? आपके थोड़ा सा लापरवाही से जो हड़बड़ा करके बना देते हैं, तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड, इसलिए चित्र को एकदम ध्यान से बनाना चाहिए। कई बार आपकी छोटी सी लापरवाही और चित्र के मायने बदल जाते हैं। जैसे इस चित्र को देखिए, क्या ये फंक्शन डिफाइंड है? एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच करके देखिए, क्या डिफाइंड है ये? ठीक है, ये फंक्शन डिफाइंड है। अब इसी चित्र को देखिए, ठीक है, ये सब चित्र बता रहा है। इस चित्र को देखिए, ये सब जो है ना, वो हम चित्र बनाए बाई बराबर एक्स के लिए, बाई बराबर एक्स के लिए, बाई और एक्स के लिए, बाई बराबर एक्स के लिए। अब आप ये देख के बताइए, क्या ये फंक्शन डिफाइंड है? देखिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिए, कहीं भी जहां आपको डाउट हो, क्या ये डिफाइंड है? ठीक है, फंक्शन नॉट डिफाइंड। देखिए, ग्राफ्स आप लोग अधूरा नहीं पढ़ेंगे, ग्राफ आपका एकदम पूरा मैथ्स के सोचने का नजरिया चेंज कर देगा। बहुत आप
बहुत ज़्यादा एडवांटेज में रहेंगे। जो बच्चे को ग्राफ आता है वो बच्चे ऑलरेडी मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा एडवांटेज में रहेंगे और उनको फिजिक्स वगैरह में भी बहुत फ़ायदा होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में। आप ये बताइए, क्या ये फंक्शन डिफाइंड है? फंक्शन नॉट डिफाइंड, यानी कि अगर एक चित्र दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, और चित्र देख के आपसे ये पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बाई एक्सिस के पैरेलल जहां भी हमको संदेह होगा उस जगह पे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, बाई एक्सिस के पैरेलल। अगर वो स्ट्रेट लाइन किसी एक जगह भी ग्राफ्स को किसी एक पोर्शन में भी एक से ज्यादा बिंदुओं पे कट कर जाएगा तो वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। और बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन सिर्फ एक ही जगह पे कट करेगा, तब ऐसा स्थिति में वो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। क्योंकि हम एक उदाहरण आपको बताए हैं, नोट कीजिए। कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। देखिए, ये भी आपके सिलेबस में बहुत लंबा टर्म है जो कि रेगुलर कैलकुलस में पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको चित्र बनाने आता है ना तो आप डायरेक्ट चित्र के थ्रू ही समझ जाएंगे कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम चित्र बना रहे हैं और चित्र बनाने के दौरान अगर पेन उठ गया तो वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। देखो पेन उठा है ना, कभी कभी आप नया पेन लेते होंगे तो लिखते होंगे ना, तो वो छोड़ छोड़ के उठता होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। ठीक है, ये देखिए, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है जिसको हम गोल से इंडिकेट किए। यहाँ पे इस x के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू नहीं है, तब नहीं ये चित्र नहीं बन पाया है। क्योंकि x के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू रहेगा तो वो पॉइंट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि x और y से ही y पॉइंट बनता है। तो बाय द वे अगर x बराबर a हम लेकर के चल रहे हैं तो देख रहे हैं कि a पे करस्पॉन्डिंग y नहीं मिला है। और इस बिंदु पे भी अगर हम डिस्कस करें x बराबर b पे, तो हम ये नोटिस कर रहे हैं कि b के करस्पॉन्डिंग भी y नहीं मिल पाया। ठीक है, तो इन बिंदुओं पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। दो हो सकता है, एक हो सकता है, तीन हो सकता है, अनंत ऐसे बिंदु हो सकते हैं। वो अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग डिफाइंड हो पाएगा। ठीक है, ये दोनों इसका किनारा है। तो हम लिख सकते हैं फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर a, x बराबर b, हम लिख सकते हैं। चीजें ऐसी भी हो सकती थी। देखिए, इस बिंदु पे x के करस्पॉन्डिंग जैसे x बराबर है, हम लिख सकते थे कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर a। लेकिन अगर हम चित्र बना रहे हैं, ठीक है, तो ये हम किनारा लेकर के चले, इस किनारे में डिसकंटिन्यूअस है, ये डोमेन में अपना। अगर हम चित्र बना रहे हैं, चित्र इस तरह से बना कि अपना डोमेन में a और b, अगर हम इसका डोमेन लेकर के चल रहे हैं, इस डोमेन में कहीं भी चित्र नहीं, पेन जो है नहीं उठा है बनाने में, देखिए हर जगह। तो ऐसा स्थिति में हम ये बोल सकते हैं फंक्शन इज
continuous in डोमेन ए बी। ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं। नोट कीजिए इसको। डिफरेंशियबिलिटी एंड नॉन डिफरेंशियबिलिटी। अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन में कहीं भी कोना यानी कॉर्नर तैयार करता है, तो उस कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी डिफाइन नहीं होती है, यानी कि वहाँ डिफरेंशिएशन डिफाइन नहीं हो पाता है उस बिंदु पे। जैसे अगर कोई फंक्शन इस तरह से है, इस तरह से अपने डोमेन में, आप यहां क्या देख रहे हैं? इस बिंदु पे, ठीक है, इस इंटरवल में इस बिंदु पे फंक्शन क्या है? कॉर्नर बना रहा है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फंक्शन डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x बराबर c। जैसे यहां देखिए, इस ग्राफ का देखिए कंडीशन। सी पे कॉर्नर बन रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर c। इस चित्र में देखिए, यहां से यहां तक कहीं ऐसा कोई बिंदु है जहां पे कॉर्नर बन रहा है? कोई ऐसा बिंदु है? नहीं। डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, कॉर्नर पॉइंट के लिए आपको चेक करना है। जैसे देखिए, कभी कभी हम लोग यही चित्र बनाते बनाते सोचते हैं थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, ऐसा कभी कभी बना देते हैं ना, लगता है दोनों एक ही चीज है। एक चीज देखिए, एक चीज है क्या, यहाँ कॉर्नर बन गई है। फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर c, यानी कॉर्नर पॉइंट अगर कहीं पे बन रहा है अपने डोमेन में, तो उस बिंदु पे फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी नहीं हो सकती है, डिफरेंशियबिलिटी उसकी फेल हो जाती है, डिफरेंशिएशन वहाँ डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो चित्र में बहुत बारीक बारीक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, नोट कीजिए। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिक decreasing functions if y बराबर fx is a function defined such that
dy by dx f dash x is positive in अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन में पॉजिटिव हो रहा है तो ऐसा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कहलाएगा। ऐसा स्थिति में y बराबर एफ एक्स इज कॉल्ड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। जिसे देख लीजिए, ये अगर ग्राफ है तो इस चित्र को देखिए, इस चित्र को देखिए। ठीक है, आपको क्या लग रहा है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है? देखिए, जैसे जैसे x के वैल्यूज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे y के वैल्यूज बढ़ रहे हैं। देखिए, बढ़ रहे हैं जैसे जैसे। बाय द वे, ये x1 और ये x2 है, fx1 fx2। इंक्रीजिंग फंक्शन का ये खासियत है कि x1 और x2 अगर डोमेन का एलिमेंट इस तरह से हो कि x1 अगर x2 से बड़ा होगा, यानी कि जैसे जैसे x के मान बढ़ाते हैं तो fx के भी मान ऐसे फंक्शंस में बढ़ते हैं। देखिए, जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ रहे हैं इसकी ये तो डिक्रीजिंग फंक्शन बन गया है। एक मिनट, देखिए जैसे जैसे x के मान बढ़ा रहे हैं x के मान बढ़ रहे हैं, तो ऐसा स्थिति में ये इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इफ y बराबर एफ एक्स is a function defined such that dy by dx is equal to f dash x, जो डिफरेंशिएशन है जीरो से छोटा हो, नेगेटिव हो, ए बी इंटरवल में, तो ऐसा स्थिति में y बराबर एफ एक्स इज कॉल्ड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इसमें देखिए आपको नहीं लग रहा है कि फंक्शन धीरे धीरे घट रहा है? ये जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे देखिए फंक्शन घट रहा है। यानी कि अगर x1 x2 जो है ना उस डोमेन का मेंबर हो और x1 x2 से बड़ा हो तो साइन चेंज कर जाएगा, बड़ा से इमेज छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये घट रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसको हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। कांस्टेंट फंक्शन
बराबर एफ एक्स डिफाइंड सच दैट डी बाय डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स बराबर 0 इन ए बी। तो एफ एक्स इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में क्या होगा, देखिए इस तरह का कोई फंक्शन हो सकता है। देखिए न इसका हाइट ऊपर की ओर गया न नीचे की ओर गया, यानी डी बाय डी एक्स 0 है। डी बाय डी एक्स 0 से ज़्यादा होता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, यानी ग्राफ नीचे से ऊपर की ओर भागता है। और डी बाय डी एक्स 0 से छोटा होता है तो ऊपर से नीचे की ओर भागता है। नीचे से ऊपर की ओर डी बाय डी एक्स पॉजिटिव और ऊपर से नीचे की ओर डी बाय डी एक्स नेगेटिव है। डी बाय डी एक्स 0 होगा तो कांस्टेंट फंक्शन होगा। नोट कीजिए, कॉनकेविटी एंड कॉन्वेक्सिविटी। कॉनकेव फंक्शंस, कॉनकेव ग्राफ्स बोलिए। y बराबर एफ एक्स डिफाइंड इन ए बी सच दैट डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी डबल डिफ्रेंसिएशन, उस फंक्शन को 2 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे और वो अगर पॉजिटिव आया इस इंटरवल में, देन फंक्शन इज कॉल्ड concave in and the graph of the function is above any tangent to the function। कॉनकेव ग्राफ जो होता है ना वो धंसा हुआ ग्राफ होता है, ठीक है। और इसका खासियत क्या है कि इसके किसी भी टैंजेंट, मतलब इस पे कोई भी टैंजेंट होगा ना, उस टैंजेंट के ऊपर पूरा ग्राफ होगा। और इसको पहचानने का तरीका क्या है कि जैसे y बराबर एफ एक्स रहेगा तो उसका 2 बार डिफ्रेंसिएशन करके x के वैल्यूज इस इंटरवल में भरेंगे ना तो पूरा वैल्यूज के लिए वो पूरा फंक्शन पॉजिटिव आएगा। डबल डिफ्रेंसिएशन हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ऐसा स्थिति में ऐसा जो ग्राफ बनता है ना वो धंसा हुआ ग्राफ बनता है। और जब उस ग्राफ के किसी भी बिंदु पे हम टैंजेंट डालते हैं तो वो टैंजेंट जो होता है ना उस टैंजेंट के ऊपर पूरा का पूरा कर्व आ जाता है। पूरा कर्व उस टैंजेंट के ऊपर ही आ जाता है। इस ग्राफ को भी देखिए आप, टैंजेंट के ऊपर आ गया। ये दोनों कॉनकेव ग्राफ है। कॉन्वेक्स ग्राफ, y बराबर एफ एक्स डिफाइंड in AB such that d square by dx square f double dash x is 0 से छोटा, then function is called convex in AB, ठीक है। And the graph of the function is below any tangent to the function। जैसे अगर ये ग्राफ है तो देखिए ग्राफ हल्का सा बाहर की ओर निकला हुआ होता है। इस तरह से ग्राफ होगा, इस तरह से ग्राफ होगा। देखिए बाहर की ओर निकला हुआ है। और जब आप टैंजेंट खींचिएगा
इसके किसी भी बिंदु पे टेंजेंट खींचिएगा, ठीक है, तो पूरा का पूरा ग्राफ उस टेंजेंट के नीचे आ जाएगा। और इसको पहचानने का क्या तरीका है कि जब डिफरेंशिएशन 2 बार करते हैं और उसके बाद उस इंटरवल का वैल्यू पुट करते हैं, तो ऐसा स्थिति में वैल्यू पुट करने पे डिफरेंशिएशन का मान, डबल डिफरेंशिएशन का मान 0 से छोटा होता है। देखिए ये दोनों एग्जांपल है। लाइट जरा बंद करो तो। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कुछ बिंदु ऐसा भी होता है जहां पे ग्राफ जो है ना वो अपना चाल बदल लेता है। यानी कि ये बिंदु अगर ऐसा माने तो देखिए यहाँ पे अगर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पोर्शन के जो टेंजेंट है उसके ऊपर ग्राफ है और इसके राइट साइड में ग्राफ जो है इसके नीचे, ठीक है, इस बिंदु पे। तो ऐसा स्थिति में एट डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर 0 एट एक्स बराबर ए, मतलब डबल डिफरेंशिएशन इस बिंदु पे 0 होना चाहिए। तो x बराबर a इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बात आप समझिए, डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव होगा तो ग्राफ अंदर की ओर धंसा हुआ बनेगा और ग्राफ का स्वभाव ऐसा होगा कि जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट के ऊपर पूरा ग्राफ बनेगा। ऐसा ग्राफ को कॉन्केव ग्राफ कहते हैं। और डबल डिफरेंशिएशन अगर 0 से छोटा होगा तो ग्राफ टेंजेंट के नीचे बनेगा और ऐसे ग्राफ को हम कॉन्वेक्स ग्राफ कहते हैं। और ऐसे ग्राफ में डबल डिफरेंशिएशन 0 से छोटा होता है। और ऐसा भी केस ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके लेफ्ट साइड या राइट साइड ऐसा हो सकता है कि एक और ग्राफ उस लाइन के ऊपर हो और एक और नीचे हो, तो उस बिंदु पे डबल डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। नोट कीजिए। आप इस चित्र में देखिए, इसमें क्या देख रहे हैं, डी बाई डी एक्स पॉजिटिव और डबल डिफरेंशिएशन भी पॉजिटिव धंसा हुआ है, ऊपर की ओर चढ़ रहा है। इसमें आप क्या देख रहे हैं इस चित्र में, y बराबर एफ एक्स डिफाइंड सच दैट डी बाई डी एक्स क्या होगा, पॉजिटिव, और डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 से छोटा। बाहर निकला हुआ टेंजेंट के नीचे ग्राफ बन रहा है। इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें आप क्या देख रहे हैं, y बराबर एफ एक्स डिफाइंड सच दैट डी बाई डी एक्स 0 से छोटा क्योंकि घट रहा है और डबल डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा, धंसा हुआ ग्राफ है, टेंजेंट के ऊपर ग्राफ बन रहा है। इसमें आप क्या देख रहे हैं, देखिए
dx क्या 0 से छोटा, डबल डिफरेंशिएशन भी 0 से छोटा। वो देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और कॉन्केव है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कॉन्वेक्स है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और कॉन्केव है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कॉन्वेक्स है। तो ये आपके पहचानने का तरीका हो गया, इस तरह से चित्र को नोट कीजिए। ग्राफ जो है वो आपके सोचने का तरीका ही चेंज कर देगा, मैथमेटिक्स के प्रति आपका सोच अप्रोच दोनों बदल देगा। और ग्राफ में आप छोड़ छोड़ के नहीं पढ़िएगा, आप टोटल लाइंस में तो पढ़िएगा, एक छोटा छोटा लाइन भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा और ये आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज देगा फिजिक्स में भी, मैथमेटिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, दूसरे बच्चों से बहुत ज़्यादा एडवांटेज आपको देगा। और आज के अल्टरनेट में यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को हम ग्राफ्स का लेक्चर डालेंगे और कल के अल्टरनेट यानी मंगल, बृहस्पतिवार और शनिवार को ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर डालेंगे। चूँकि अभी 11th के बच्चों का एडमिशन हुआ नहीं है, क्योंकि कोचिंग बंद है, तो जो 11th के बच्चे आपके संपर्क में होंगे उनको सजेस्ट कर सकते हैं या आप उनको टैग वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई उनका स्टार्ट हो जाएगा कल से ट्रिग्नोमेट्री। और आप लोग जो 12th के बच्चे हैं वो ध्यान से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, क्योंकि जितना अच्छा आपका ट्रिग्नोमेट्री होगा उतना ही अच्छा आपका 12th होगा, क्योंकि कैलकुलस पढ़ने में आपका बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री मदद करेगा। ठीक है, तो कल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे।